नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गोरिल्ला स्टडी 9 पे। आज हम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना फ्रांसीसी क्रांति के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम फ्रांसीसी क्रांति कि विश्व में जैसे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक तरह से ये विश्व इतिहास जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसका एक पार्ट है, और जितनी भी क्रांतियाँ हुई है विश्व में उसके कारणों को जानते हैं कि इन्होंने विश्व में क्या कारण थे और उन्होंने विश्व को क्या दिया है। इसी प्रकार आज हम फ्रांसीसी क्रांति की पूरी पृष्ठभूमि को करते हैं। जैसे फ्रांसीसी क्रांति है वो 1789 की बास्तिन की घटना से स्टार्ट होती है और 1815 की समाप्त होती है। बास्तिन की घटना क्यों बोला जाता है इसको बास्तिन की घटना? क्योंकि बास्तिन फ्रांस में एक ऐसी जगह थी, जैसे उस टाइम पे क्या था, फ्रांस में एक तानाशाह था, जो वहाँ का जो लुई 16वां जो शासक था, जो भी उस सरकार के खिलाफ किसी बात के ऊपर कोई आलोचना करता उसकी या कोई अपने मुद्दे को लेके आता तो उसको क्या कर दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। वो जेल कहाँ पे थी? ये बास्तिन एक जगह का नाम है। उस जगह पे जाके बास्तिन की जेल में उसको डाल दिया जाता था और उसको कैद दे दी जाती थी। इस प्रकार ये घटना है 1789 की बास्तिन की घटना से शुरू होती है। और वाटरलू की घटना जैसे उस टाइम पे नेपोलियन बोनापार्ट का टाइम आ गया था, तो उसके साथ में ये घटना पूरी क्रांति समाप्त होती है। अब इनके कारणों को जानते हैं कि किस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति शुरू होती है, उसके क्या कारण थे और समाज में उसका क्या प्रभाव पड़ा और विश्व में इसका क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में हम विस्तारपूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। पूरी की फ्रांसीसी क्रांति इन्हीं 4-5 घटनाओं के ऊपर चलती है। इन्हीं से सभी के सभी कारण निकल के आते हैं और फ्रांसीसी क्रांति एक विकराल रूप ले लेती है। जैसे सामाजिक कारण, उस टाइम का जो फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्गों में विभाजित था, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग। सभी के सभी जितने भी प्रशासनिक राजनीतिक जितने भी अधिकार थे वो सभी के सभी उच्च वर्ग को थे। वैसे देखा जाए तो उस टाइम में लगभग 80% के आसपास मध्यम वर्ग में निम्न वर्ग में आता था, और निम्न वर्ग में कृषक वर्ग था, उसका सबसे ज़्यादा महत्व था, लगभग 80% कृषक वर्ग था। लेकिन सबसे दयनीय स्थिति क्या थी, क्योंकि इसको हम फ्रांसीसी क्रांति में जोड़ते हैं, जो टैक्स जो होता था, जो राजा को देना पड़ता था, सबसे ज़्यादा जो टैक्स था या पूरा का पूरा टैक्स निम्न वर्ग के ऊपर लगता था, क्योंकि निम्न वर्ग को उस टैक्स का वहन करना पड़ता था, और जो भी नए टैक्स लगाए जाते थे वे सभी के सभी कृषकों के ऊपर ही लगाए जाते थे। इस कारण से सामाजिक विभेद के कारण फ्रांसीसी क्रांति होने का सबसे उत्तम कारण माना जाता है। फिर आते धार्मिक कारण, क्योंकि समाज में क्या थे, पादरी वर्ग, एक धर्म के ऊपर पूरा का पूरा समाज चलता था। जो भी जितने बड़े राजनीतिक लगा लो या किसी भी प्रकार के मुख्य निर्णय लगा लो जो समाज को एक तरह से प्रभावित करेंगे, वो सभी के सभी निर्णय किसके द्वारा लिए जाते थे? पोप के द्वारा लिए जाते थे, जिसका मुख्यालय कहाँ पे होता था? जो अभी इटली में है, जो पोप का जो है उसके नीचे पादरी वर्ग होता था। जैसे कि राजा को अलग से टैक्स देना पड़ता था और जो पादरी वर्ग है उसको अलग से टैक्स देना पड़ता था। इस प्रकार से जो निम्न वर्ग था, क्योंकि टैक्स तो उसी को वहन करना था पूरा का पूरा जो कर का भार था वो सिर्फ और सिर्फ निम्न वर्ग के ऊपर ही था। और निम्न वर्ग ने क्या किया? बगावत कर दी, क्योंकि जितने भी ना तो उनके पास में कोई अधिकार थे, ना उनके पास कोई आर्थिक कोई इतने संसाधन थे कि वो अपने रोजगार को बिल्कुल अच्छे से चला सके और टैक्स को बिल्कुल अच्छे से पे करने के बाद में उसके पास में कुछ इनकम बच जाए। तो इस प्रकार से ये एक धार्मिक कांड भी बना, आर्थिक कांड बना, धार्मिक कांड भी बना। आर्थिक कांड में क्यों बना? क्योंकि पूरा का पूरा जो कर का भार था वो निम्न वर्ग के ऊपर था, और जो 80% जनसंख्या किस में थी? निम्न वर्ग में थी। धार्मिक कांड क्या बना? पादरी वर्ग को, चर्च को अलग से टैक्स देना पड़ता था, प्रशासनिक यानी राजा को अलग से देना पड़ता था। इस प्रकार बिल्कुल धार्मिक और सामाजिक रूप से उनके ऊपर बिल्कुल एक तरह से उनको अलग थलग दिखा दिया गया था विचारकों ने। अब विचारकों के बारे में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उस समय फ्रांस में कोई व्यक्ति लगा लो या कोई संगठन लगा लो, वो इतना सक्षम नहीं था कि वो
शासक के खिलाफ उसके विपरीत कुछ बोल सकता। इस प्रकार विचारकों ने योगदान दिया, जैसे रूसो है, रूसो के बारे में पढ़ते एक विचारक थे, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर विचार दिया था कि जितने भी समाज में जितने भी पूंजीगत संसाधन है उनके ऊपर आम वर्ग का, जनता का अधिकार होना चाहिए। वो किसी धर्म को, किसी जाति को, किसी विशेष को महत्व नहीं देते थे। उनका मानना था कि जैसा जन्म एक किसी व्यक्ति जैसा जन्म किसी का होता है वैसा ही उसका इन्वायरमेंट होना चाहिए, उसके ऊपर वो बंधनों से मुक्त होना चाहिए एक प्रकार से। इस प्रकार ये 5 कारण फ्रांसीसी क्रांति के माने गए हैं, जिसमें हम देखते हैं कि सबसे जैसे हमने देखा था कि बास्तिन की घटना जो 1789 में शुरू हुई थी और वाटरलू की घटना के बाद उसको फ्रांसीसी क्रांति को समाप्त किया गया था। इसी प्रकार फ्रांसीसी क्रांति का अगर वैश्विक परिदृश्य के ऊपर दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसने जैसे कि हमारे संविधान में है समानता, बंधुत्व, एकता का जो एक उसको कॉन्सेप्ट है वो इसी से लिया गया है। और फ्रांसीसी क्रांति जैसे कि विश्व में इंग्लैंड की क्रांति हुई है, अमेरिकी क्रांति हुई है, ये उन क्रांतियों से थोड़ी भिन्न थी। क्यों? इसने एक तरह से समाज के निम्न तबके को ऊपर लाने का काम किया है और जो वहाँ का जो शासक था, जो एक तरह से जो तानाशाह था, उसको खत्म करने का पूरा इसमें प्रयास किया गया है। जिस प्रकार से हमने देखा कि फ्रांसीसी क्रांति की ये कारण थे, सामाजिक कांड, धार्मिक कांड, आर्थिक कांड और विचारकों का जो योगदान था। ये नहीं कि ये सिर्फ फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था, जितनी भी क्रांतियां देखते हैं हम, जैसे हम स्कूल टाइम से देखें, एनसीईआरटी में देखें, 7th क्लास से लगा लो आप हिस्ट्री का जो टॉपिक है, और लास्ट एमए तक देख लो आप, सभी के सभी में जितनी भी क्रांतियां हुई है विश्व में, जैसे इंग्लैंड की क्रांति हुई है जिसको हम एक तरह से महत्वपूर्ण क्रांति, या इसमें कोई किसी भी प्रकार का रक्तपात नहीं हुआ था इंग्लैंड की क्रांति में, जैसे इंग्लैंड की क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति बोला जाता है। अमेरिकी क्रांति हुई है, फ्रांसीसी क्रांति हुई है, रूस की क्रांति हुई है, और जैसे कि अपने भारत में देख लो 1857 का एक तरह से जो संग्राम बोला जाता है उसको एक विद्रोह बोला जाता है। सभी के यही कारण थे, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना। क्योंकि तानाशाह से हर कोई, एक समाज लगा लो, संगठन लगा लो, या एक इंडिविजुअल किसी व्यक्ति की बात करे तो वो अपने आप को एक स्वतंत्र देखना चाहता है, उसके पास में वो सब मौलिक अधिकार होने चाहिए जो एक उच्च तबके के लोगों के पास में है। तो इस प्रकार जितनी भी क्रांतियां हुई है उन सब की पृष्ठभूमि इन्हीं चीज़ों से लेकर शुरू होती है और एक समाज में नया परिवर्तन लाने का काम करती है। लेकिन जैसे कुछ तत्कालीन कारण भी होते हैं, ये तो हमने देख लिया कि इस प्रकार से पूरी क्रांतियाँ चलती है, लेकिन कुछ एक तत्कालीन कारण भी होते हैं कि जो क्रांति में एकदम आग में घी डालने का काम करती है और क्रांति को एक उच्च शिखर तक लेके जाती है और काफ़ी जनता को उस ग्रुप में जोड़ती है। तो इस प्रकार से हमने फ्रांसीसी क्रांति को एक तरह से पृष्ठभूमि के तौर पर देखा है। इसमें काफ़ी अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट और भी है, लेकिन उसको हम साथ में, जैसे हमारे एक तरह से ये एक शुरुआत करने का या एक इनिशिएटिव है पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर, जो हमने आज क्लास में डिस्कस किया है। और आगे हमारे आने वाले जो टॉपिक होंगे, हम पूरी क्रांति के जो जैसे अमेरिकी क्रांति है, ब्रिटेन की जो क्रांति है, रूस की क्रांति है, उनके ऊपर भी विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और उनकी पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी के पास में इसकी अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंच सके।